सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे साथी हमारे कह रहे थे कि सर लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता देते। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए छोटी सी वीडियो है और जितने भी आपके लघु उत्तरीय मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में इंक्लूड है ना दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आती तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी बनता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया साथियों कि क्या दिया गया है कि उत्तम भंडारण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम भंडारण की क्या विशेषताएं होती हैं? तो एक अच्छे भंडार गृह है, यानी आपको पता है कि वहाँ पर अनाज भी रखा जाता है और सब्जियां भी रखी जाती है भंडार गृह में, ठीक है ना। उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? यानी भंडार गृह जो है वो पक्के होने चाहिए तथा इस प्रकार बने हों कि इनकी सफाई आसानी हो सके। मतलब ऐसे बने हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ तक ऐसे बने हो जाने चाहिए कि हाँ वहाँ तक हम कभी सफाई ही ना कर पाएँ, ठीक है, वहाँ तक सफाई ना हो पाए, कूड़ा करकट यानी हर मकड़ी का जाला वगैरह ये सब बना रहे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट हो जाता है कि भंडारगढ़ दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कि हवा पानी से सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है, हवा पानी से सुरक्षित होने चाहिए, बराबर हवा भी आनी चाहिए, ठीक है ना। और पानी से तो निश्चित रूप से सुरक्षित होना चाहिए, पानी जरूर नहीं आना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा कि भंडार गृहों में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उसके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए, ठीक है ना। चारों ओर मतलब कि चूहों से बचने के लिए उसके चारों ओर क्या करना चाहिए? चिकनी एवं जो चपटी कॉलर है वो बना देना चाहिए। पांचवा पॉइंट चौथा पॉइंट हो जाएगा कि भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से साफ कर देना चाहिए। जो भंडार गृह है यानी कि कीट पतंगों से साफ कर देना चाहिए, उनसे रोधी जो दवाएं होती हैं उनसे साफ कर देना चाहिए, कीटनाशक से। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था यानी वेंटिलेटर होना चाहिए, ठीक है ना। समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर उसके लिए जरूर से जरूर होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर आप इसमें 5 पॉइंट लिख देते हो तो निश्चित रूप से आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जैसा कि पता है आपको 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर आप 5 पॉइंट लिखते हो तब भी, 6 पॉइंट लिखते हो तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो जो कि यहाँ पर दिया गया है कि उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य बताइए। उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य बताइए। कौन कौन से हैं? फसलों का सफल उत्पादन यानी फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट हो जाएगा कि सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी को पलटना एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। उसके बाद बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना। उसके बाद थर्ड नंबर हो जाएगा कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करना चाहिए। उसके बाद चौथा हो जाएगा कि फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर 5 नंबर हमारा साथी जो बनता है वो बनता है, 5वां पॉइंट बनता है कि फसल को काटने के बाद उचित तरीके से उसका भंडारण करना चाहिए। यानी फसल काटने के बाद उचित तरीके से, मतलब ऐसा नहीं, उचित तरीके से आपको उसका भंडारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यानी कि उसमें जो दवाएं मिक्स करना है हमको वो दवाएं मिक्स करना चाहिए पहले। उसके बाद किस तरह से, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे जो फसल है हमारी, ठीक है ना, जो फसल काटने के बाद उसे भंडारण के लिए यानी नमी है, ठीक है, बीज में जो है, जैसे मान लीजिए हमको गेहूं का भंडारण करना है या फिर हमें किसी भी चीज़ का भंडारण करना है तो उसमें नमी यानी नमी जितनी होनी चाहिए भंडारण के लिए उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग छठे पॉइंट की, यानी कृषि की उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंधन करना चाहिए। उचित और वैज्ञानिक तरीके जो है उनको अपना करके क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? वो ये बनता है साथियों कि कृषि कार्य में जुताई का महत्व बताइए। तो कृषि कार्य में जुताई का महत्व क्या होता है? यानी जुताई भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। यानी बीज पड़े फल अच्छा देद जितना गहरा जोते खेत, क्लियर ना। भूमि को फसल योग्य बनाने के लिए बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत, जितने गहराई तक आप खेत जोतेंगे। यानी कि खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े टुकड़ों में खेत को जोत दिए
उसके बाद उसमें ना तो पाटा चलाया गया ना कुछ, तो उसमें आप बीज बो देंगे तो उसमें फसल थोड़ी तैयार होगी अच्छी, ठीक है ना। तो उसके लिए मिट्टी जो होती है, जितनी ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ही ज़्यादा फसल हमारी बेहतरीन होगी, तो उतनी ही फसल जो उत्तम फसल प्राप्त होती है। यानी जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। मतलब जहाँ तक वायु नहीं पहुँच पाती मिट्टी के अंदर, वहाँ तक भी वायु जो है पहुँच जाती है। और जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी की भली भांति आवागमन हो सके और वह पानी सोख कर उसे संचित कर सके। यानी हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की, यानी खेतों की बुवाई में बीजों का चुनाव कैसे करेंगे। यानी बीजों का चुनाव करना है हमको, तो बीज नए पौधे को जन्म देते हैं, अतः इनका चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ एवं मिलावट रहित हों, ठीक है ना। बीजों का चुनाव करते कैसे करना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें मिलावट ना हो, किसी अन्य का मिलावट ना हो, और उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र एवं समय के लिए बीजों की जो अगेती, मध्या व पिछेती प्रजातियां हैं वो कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हों, उन्हें ही बोना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे एरिया में क्या है कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो जल्दी बो देते हैं सभी लोग, ठीक है, कुछ देर में बोते हैं। तो इस तरह से मतलब जो वही फसल हमें बोना चाहिए जिनका निश्चित समय हो, ठीक है, उस तरह की। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग अगले प्रश्न की, जो कि यहाँ पर दिया गया है साथियों कि खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी बीज बोने की विधियाँ कौन कौन सी, बीज बोने की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहली हो जाएगी छिटकमा विधि, यानी छिटिक कर जिसके कहते हैं, ठीक है, हाथों से छिटक कर बोने की विधि हो जाती है हमारी ये, यानी ठीक है, छिटकमा विधि हो जाती है। यानी इस विधि में उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है, और इस विधि में बीजों को खेत में छिटक कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं, ठीक है ना। उसमें पहले छिटक देते हैं, फिर हल चलाते हैं, फिर पाटा देते हैं, यानी कि पहले से नमी होती है, ठीक है ना। उसके बाद हाथ से बुआई, यानी इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है, और इस तरह सारे खेत में बीज कूड़ों में बो दिया जाता है। कूड़ मतलब जो नाली होती है ना, फार के बीच में जो नाली चलती है, बीच में नाली बनती चलती है, मिट्टी इधर जाती उधर जाती, बीच में नाली बनती जाती है, तो वही होता हमारा कूड़, उसमें बोया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, पाटा फेर दिया जाता है। बात कर लेते हैं लोग कि नरई द्वारा बुआई। नरई द्वारा बुआई क्या होती है, यानी यह एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि से या भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। सीड ड्रिल की बात कर लेते हैं, यानी यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है और दूसरी ट्रैक्टर द्वारा आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। यानी इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है और उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ट्यूब मतलब छोटे छोटे नालियाँ या छोटी छोटी पाइपें कह लीजिए लगी होती हैं, और ये ट्यूब नीचे की तरफ जाती हैं और सीड ड्रिल की कूड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं। यानी उसी कूड़ के पास गिराते हैं ताकि जो बीज बुआई हो वो कूड़ में ही बुआई हो, ठीक है, जो सीड ड्रिल मशीन से चलती है। और उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी प्यालियां भी होती हैं या प्याली लगी होती हैं। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा जो आलू की बुआई होती है, ठीक है ना, आलू की बुआई सेम इसी तरह से होती है, बस थोड़ा सा चेंजेस होते हैं कि आलू जो है वो हमें डालना पड़ता है और इसमें अलग से बॉक्स बना होता है, उसी में हम बीज को भर देते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि दिया गया है कि सिंचाई से क्या अभिप्राय है, यानी सिंचाई से आपका क्या अभिप्राय है। यानी सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिंचाई की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर प्रमुख विधियाँ पहली हो जाएगी प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कोण विधि। यानी प्रवाह विधि होती है, क्यारी विधि सिंचाई करते हैं, कोण विधि से भी करते हैं, द्रोणी एवं वलय विधि से भी करते हैं, छिड़काव विधि से करते हैं, ड्रॉप जिसे कहते हैं, उसके बाद बॉर्डर विधि कहते हैं, और ड्रिप
ठीक है ना, ये सब कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि देसी हल का वर्णन कीजिए। देसी हल क्या होता है, ठीक है ना, देसी हल का वर्णन करना है, यानी कि देसी हल का वर्णन कीजिए। देसी हल यह साधारण किस्म का हल होता है। यह भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी खोद देता है, ठीक है ना, खोद देता है, यहाँ पर कुरे देता है, कोई देता नहीं, खोद देता है, ठीक है ना, तथा 5 से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है इसका जो होता है वो हरिस होता है, पकड़ने वाला। उसके बाद परोध या पाथा होता है। उसके बाद फाल, वज्र, फरी या फल होता है। उसके बाद हत्थी या मुठिया जिसे कहते हैं, जिसको पकड़ के हल चलाते हैं। उसके बाद पचारन या पफाना होता है। फिर हरित होता है, गोखल कहते हैं, नेतक भी कहते हैं। उसके बाद छण होती है, छण लेकिन लंबी जो बैलों के ऊपर होती है, ठीक है ना, ये होती है छण। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यानी कार्य से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया है, यानी किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। तो एनर्जी हो जाएगी यानी वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा होती है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया है कि कार्य का मापन की धारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल दिया जाता है या विस्थापित किया जाता है, क्लियर ना। यानी कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तु को बल लगाते हैं, वस्तु में बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं और लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित, मतलब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी जैसे हम मान लो हमारे सामने कोई गट्ठर रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसको अगर हम उसमें बल लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, तो वो जिस दिशा में हम धक्का लगाएंगे उसी दिशा में वो खिसकेगी ना खिसकेगी, विस्थापित किया जा सकता है, क्लियर ना। तो ये होता है। उसके बाद इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है, यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन 2 जरूर आवश्यक है। यानी इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई मजदूर सिर पर बोझा लिए हुए एक स्थान पर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, और इसी प्रकार यदि दीवार को धक्का दिया जाए, चूंकि दीवार अपने स्थान से नहीं हटती है तो कोई कार्य नहीं हुआ या फिर नहीं माना जाता है। तो यानी पुस्तक पढ़ने में यद्यपि मानसिक परिश्रम होता है तो भौतिकी के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ, यानी क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है और कब सभी को पता है बल लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्य की माप क्या होती है, यानी किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल, जो उस पर बल डाला गया है, आरोपित किया गया है बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों गुणे में हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। यानी ऊर्जा का मापन तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। जिसे फेंका गया पत्थर, जैसे कि क्या हो जाता है, फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है आदि, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर हो जाएगा कि हमारा ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में सभी को पता है, काफ़ी बार मॉक टेस्ट में आ चुका है, जूल होता है। लेकिन यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उत्तोलक, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए वीडियो स्पेशल उत्तोलक के लिए लेकर के आऊँगा कि उत्तोलक से संबंधित बहुत सारे ऑप्शनल में हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो उत्तोलक के बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के लिए, तो अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि मशीन क्या है, यानी यह कितने प्रकार की होती है। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सके, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी
या फिर किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाता है। यानी सरल मशीनों के प्रकार, सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी, ये होते हैं सरल मशीनें, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि उत्तोलक क्या है, उत्तोलक के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यही आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है और इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। यानी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वो बराबर होता है भार अपॉन आयास के, यानी आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तोलक के प्रकार की। तो उत्तोलक के प्रकार यानी आलंब, भार तथा आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम श्रेणी, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो यहाँ पर इस जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, यानी इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब जो होता है बीच में होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा तराजू का भी आलंब जो होता है वो बीच में होता है, यानी पकड़ते हैं बीच में है और क्या होता है, बीच से ही हमारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैंडपंप का भी बीच से ही काम होता है, यानी कि उसका जो आलंब होगा, ठीक है, बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। जैसे उदाहरण में कैंची ले लिया हमने, काम बीच से ही होता है, तराजू बीच से ही, हैंडपंप, उसके बाद सी ढेकुली जिसे कहते हैं, कलम, नल की टोटी, ये आदि जो हमारी ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलंब होता है। जैसे कि सरौता हो गया, नींबू का रस निकालने का यंत्र हो गया, ट्रॉली हो गया, बॉक्स का ढक्कन हो गया, किवाड़ हो गया और स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर जिसे पेचकस कहते हो, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, यानी तृतीय प्रकार के उत्तोलक। यानी इस प्रकार के उत्तोलकों में एक सिरे पर आलंब तथा दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण में जैसे हम देख लेते हैं, हम लोग बीच में बल लगाया जाता है, चिमटा हो जाता है हमारा, हल हो जाता है, चाकू हो जाता है, फावड़ा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हमारा एक और टॉपिक आ जाता है, वो आता है कि सौर सेल का वर्णन कीजिए। यानी सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है ना। सौर सेल का सिद्धांत, यानी सौर सेल प्रायः सेलेनियम तथा अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा गैलियम से बनाए जाते हैं और ये अर्धचालक सामान्यतः विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष अपद्रव्य मिलाने से इनकी विद्युत चालकता बहुत बढ़ जाती है और इन पर प्रकाश पड़ने पर भी इनका ताप बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। अतः यदि कोई अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक पर सूर्य से आने वाला प्रकाश डाला जाए तो अर्धचालक की सतहों के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और सौर सेल का सिद्धांत है, ठीक है। सौर सेल का उपयोग क्या क्या होते हैं, इनके बीच में अगर हम 4-5 पॉइंट लिख देते हैं अपने, तो निश्चित रूप से आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। लघुत्तरी में पूछा भी जाता है ये साइंस के पार्ट में। तो यहाँ पर सौर सेल के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल पंप, रेडियो तथा टीवी अभिग्राहियों को प्रचलित करने के लिए, प्रकाश स्तंभों को वैद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए, समुद्र तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएं खोदने में आवश्यक वैद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए। छठा नंबर हो जाएगा कि घड़ियां, कैलकुलेटर आदि चलाने के लिए। पवन चक्की का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, पवन चक्की का वर्णन कीजिए। तो हो जाएगा हमारा कि पवन चक्की का उपयोग कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए, जल पंप को चलाने के लिए, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने के लिए, कुम्हार की चाक को घुमाने के लिए तथा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा, ठीक है ना, पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना यानी नाव को पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके लिए नाव में क्या होता है, नाव में लकड़ी का ऊर्जा यानी अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, का उपयोग करते हैं और इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं जिसे पोल कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण को समझाइए तो ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि ऊर्जा रूपांतरण यानी पहला पॉइंट हो जाएगा कि वैद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में वैद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। दूसरा हो जाएगा कि वैद्युत हीटर में वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना।
उसके बाद हो जाएगा कि सेल में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलना, लाउड स्पीकर में वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना, ये हो जाएगा कि ऊर्जा के रूपांतरण। ठीक है, ऊर्जा के रूपांतरण। तो ये तो दोस्तों आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।